हेलो दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था के बारे में, यानी कि जो मौर्य साम्राज्य था उसमें किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था हुआ करती थी, कौन कौन से सेनापति होते थे, उनको कैसे जो है मैनेजमेंट किया जाता था, किस तरह से सरकार चलाई जाती थी। मतलब प्रशासन से रिलेटेड मौर्य साम्राज्य में उससे रिलेटेड मैं सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, और आप जो है इसे ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि हम लोग लुसेंट जीके की महामैराथन सीरीज कर रहे हैं, और लुसेंट के एक एक फैक्ट और जो है एक एक पार्ट को हम लोग फ्लो चार्ट और डायग्राम की हेल्प से पढ़ रहे हैं। दोस्तों हम लोग मौर्य साम्राज्य को पढ़ रहे हैं, और मौर्य साम्राज्य में हमने क्या क्या पढ़ लिया मैं एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ। हमने मौर्यन इंपायर में हमने क्या क्या पढ़ा दोस्तों। हमने राजनैतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ लिया। राजनैतिक मतलब दोस्तों, राजनैतिक में हमने क्या क्या पढ़ा। राजनैतिक में हमने चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ा, पूरा डिटेल दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। उसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा बिंदुसार के बारे में, बिंदुसार का शासन हुआ। उसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा अशोक के बारे में, और अशोक के बारे में हमने दोस्तों सारी जानकारी ली। तो ये तो हमारी राजनैतिक जो है व्यवस्था थी मौर्य साम्राज्य की, मौर्यन एम्पायर की। अब दोस्तों आज हम बात करेंगे मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की, यानी कि इसी में आपका आएगा मौर्यकालीन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यानी कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात करेंगे, मौर्यकालीन के प्रशासन की बात करेंगे कि किस तरह से दोस्तों, जैसे अभी हमारे देश में कैसा प्रशासन है। हमारे देश में दोस्तों लोकतांत्रिक प्रशासन है। हमारे देश में एक दोस्तों क्या है, राष्ट्र है। राष्ट्र के बाद दोस्तों राज्य है। राज्य के बाद दोस्तों जिला है, और जिला के बाद क्या है, गांव है। उसी तरह से दोस्तों मौर्य साम्राज्य में किस तरह से बटे हुए थे, तो उसमें प्रांत बटा हुआ था, प्रांत से आपका विषय बटा हुआ था जिसको आहार बोलते थे, आहार के बाद ग्राम हुआ करता था। मतलब किस तरह से प्रशासन की व्यवस्था होती है, सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। पुलिस होती थी कि नहीं होती थी, सेनापति होते थे कि नहीं होते थे, कौन कौन से मिलिट्री चीफ होते थे। मतलब आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से जो है प्रशासन चलने वाला है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या बात करेंगे, एक बार मैं फ्लो चार्ट जो है बता देता हूँ। इसकी पहले वाली वीडियो में भी हमने बात किया है कि किस तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जब हमारा मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था खत्म हो जाएगा तो हम बात करेंगे दोस्तों मौर्यन सोसाइटी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, वहाँ का जो समाज था वो किस तरह का था, किस तरह के लोग वहाँ पे रहते थे। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे मौर्यन कला के बारे में, यानी कि मौर्यन की जो कल्चर्स थे, कला थे, तो कुछ स्तूप बनाए रहते थे, अशोक के स्तंभ जो है बने हुए हैं, बहुत अच्छी अच्छी कलाएं जानते थे मौर्य साम्राज्य के वाले, उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे वहां पे जो है जितने भी अभिलेख मिले हुए हैं, आपके कितने अभिलेख हैं, जो अभिलेख मिले हुए हैं किसके, अशोक के सारे अभिलेख के भी बारे में बात करेंगे। यानी कि ये आपका फ्लो चार्ट बनने वाला है, इसकी पहले वाली वीडियो में भी हमने बताया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, किस तरह से चीजों को पढ़ना है उसको समझते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने मौर्यकालीन प्रशासन को कई भागों में बांट दिया है ताकि आपको चीजें समझने में आसानी हो जाए, क्योंकि लुसेंट पे इस तरह से आपको नहीं मिलेगा। तो हमने क्या किया है दोस्तों, मौर्यकालीन के प्रशासन को किस तरह से बांटा है। देखिए पहले हम लोग पढ़ेंगे केंद्रीय प्रशासन के बारे में। देखिए उस समय इकाइयां होती थी। सबसे पहले केंद्र होता था, जैसे पूरा मौर्य साम्राज्य एक क्या है, सेंट्रल है, एक केंद्र है। अब पूरे मौर्य साम्राज्य में दोस्तों 5 राज्य थे, जिसको क्या बोला जाता था, जिसको बोला जाता था प्रांत। तो सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन था। उसके बाद दोस्तों 5 प्रांत यानी कि 5 राज्य है। जैसे अभी देख लीजिए हमारा इंडिया है, तो इंडिया क्या है, इंडिया पूरा केंद्रीय एडमिनिस्ट्रेटिव है, जिसके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं। तो इंडिया में दोस्तों कितने राज्य हैं, टोटल 28 राज्य हैं। तो जो 28 राज्य हैं वो क्या होगा, वो इंडिया का, वो केंद्र का प्रांत होगा। तो प्रांत यानी कि राज्य से डिनोट किया जाता था। तो वहाँ उसके जो है होते थे उनको कुमार कहा जाता था, जैसे अभी राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अभी समझिए बस, केंद्रीय के बाद क्या होता था, प्रांत होता था। अब प्रांत के बाद क्या होता था दोस्तों, मंडल होता था। जैसे पहले भारत है हमारा, भारत के बाद 28 राज्य हो गए। अब 28 राज्य में बहुत सारे जिले हैं। तो जब
4-5 जिला मिला करके या फिर 8-10 जिला मिला करके एक मंडल होता था। क्या होता था? मंडल होता था। अभी भी दोस्तों मंडल होता है। जैसे आप बोलते होंगे कि मंडलीय बारिश होती है, तो मंडलीय बारिश मतलब एक मंडल होता है। जैसे आपका एक जिला गोरखपुर हो गया, फिर संत कबीर नगर हो गया, ऐसे 4-5 जिले मिला करके मंडल बनते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद दोस्तों मंडल के बाद क्या आता है? मंडल के बाद आता है विषय या आहार। उस समय में बोलते थे जिला को क्या बोलते थे दोस्तों? या तो विषय बोलते थे या तो आहार बोलते थे। कब? मौर्य साम्राज्य में, जब मौर्य काल था। ये सारी जानकारी कहाँ से मिलती है दोस्तों? किताबों से मिलती है। किसके? अर्थशास्त्र से मिलती है, मेगास्थनीज के इंडिका से मिलती है, मतलब सारी चीज़ें, या तो अभिलेख से मिलती है। तो ये सारी जानकारी किसी ने देखा नहीं है, लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा मिला है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े इतिहासकारों ने किताबों में ये सारी चीज़ें लिखी है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो केंद्रीय प्रशासन के बाद 5 प्रांत था। 5 प्रांत जो है उसके नीचे मंडल आता था। अब मंडल के नीचे जिला आएगा, जिसको विषय या आहार कहते थे। और जो सबसे छोटी इकाई थी वो क्या होती थी? गांव होती थी। ग्राम जिसको बोला जाता था। क्या बोला जाता था? गांव। एकदम फील करिएगा आज की लाइफ की तरह। जैसे हमारा गांव है छोटा सा, गांव के बाद जिला होता है, जिला के बाद क्या होगा दोस्तों आपका? जैसे गांव के बाद पहले जिला नहीं होगा, गांव के बाद पहले आपका ब्लॉक होगा, ब्लॉक के बाद जिला होगा, जिला के बाद दोस्तों राज्य होगा, राज्य के बाद भारत होगा, भारत के बाद एशिया होगा, एशिया के बाद ये पृथ्वी होगी। तो यहाँ पृथ्वी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे मौर्य साम्राज्य की बात हो रही है। तो मौर्य साम्राज्य, आई होप आप क्लियर समझ पा रहे होंगे किस तरह से बटा हुआ था। तो किस तरह से हम पढ़ेंगे प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो केंद्र में थे, तो केंद्र में किस तरह से प्रशासन होता था, कौन कौन लोग केंद्र में बैठते थे। जैसे अभी प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर जितने भी होते हैं, तो वो केंद्रीय प्रशासन होता है, इसके बारे में बात करेंगे। प्रांतीय प्रशासन यानी कि जो राज्य वाला प्रशासन था, उसमें कौन कौन बैठते थे, किस तरह से जो है प्रशासन होता था, किस तरह से सिस्टम चलता था। फिर हम बात करेंगे नगर प्रशासन, जो आपका मंडलीय प्रशासन है, या फिर जो है विषय आहार यानी कि जो जिला का प्रशासन है वो नगर प्रशासन के अंतर्गत आएगा। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे गुप्तचर व्यवस्था। मौर्य साम्राज्य में गुप्तचर व्यवस्था भी होती थी। जैसे इस समय हमारे देश में रा की जो है आपका सिस्टम है, रा वाला, रा ऑफिसर जो होते हैं गुप्तचर होते हैं, उसी तरह से गुप्तचर व्यवस्था भी थी। सैन्य प्रशासन यानी कि मिलिट्री प्रशासन को देखेंगे किस तरह से। आर्मी, जैसे अभी आर्मी चल रहा था, तो वहाँ पे आर्मी नहीं होता था, वहाँ पे जो सो सेनापति होता था और उनके सारे सेनाएं होती थी, लोग युद्ध किया करते थे। तो किस तरह से करते थे सारी बात करेंगे। फिर बात करेंगे दोस्तों न्याय प्रशासन के बारे में, यानी कि अगर कोई अपराध कर दिया है तो उसको न्याय में क्या देना चाहिए, दंड क्या होता था, कैसे न्याय दिया जाता था, उसके कौन कौन से अधिकारी होते थे, इस तरह से हम बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको एक फ्लो चार्ट क्लियर हुआ होगा कि जो है प्रशासन की व्यवस्था में हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो केंद्रीय प्रशासन का हेड होता था, केंद्रीय प्रशासन का जो मुखिया होता था, क्या होता था दोस्तों, जिसको हेड कहते हैं, तो केंद्रीय प्रशासन का जो मुखिया होता था वो राजा होता था। जैसे अशोक की बात करें तो अशोक के साम्राज्य में जब अशोक राजा था तो वही क्या था, वही केंद्रीय प्रशासन का मालिक था। उसके बाद दोस्तों जो प्रांतीय प्रशासन होता था उसको हम कुमार कहते थे या फिर आर्यपुत्र कहते थे। ये कुमार मतलब दोस्तों राज्यपाल या मुख्यमंत्री। आर्यपुत्र, आर्यपुत्र से मतलब ये है दोस्तों कि ये जो कुमार हुआ करते थे, जो राज्यपाल हुआ करते थे प्रांत के, वो कोई और नहीं होता था, वो राजा का बेटा होता था या फिर राजा का ही सदस्य होता था। ठीक है, इसके बारे में आगे भी मैं चर्चा करूंगा। अभी मैं एक फ्लो चार्ट बस आपको बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं दोस्तों, जो मंडल होता था, मंडल के जो भी अध्यक्ष होते थे या मुखिया होते थे उनको प्रादेशिक कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? प्रादेशिक कहते थे। और विषय यानी कि जो जिला होता था, आहार होता था, तो विषय का विषयपति, आहार का आहारपति कहा जाता था। ठीक है, और ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहते थे। तो ये दोस्तों आपका एक फ्लो चार्ट बन गया कि हमें किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था को पढ़ना है। तो आज की वीडियो में हम सारे टॉपिक को, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है, बहुत बड़े नहीं है, बस मैंने फ्लो चार्ट बनाया ताकि आप चीज़ों को लिंक करें और आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए। क्योंकि लूसेंट में लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, वही चीज़ आप नहीं समझ पाते हैं। तो लूसेंट की किताब ले करके बैठिए और लूसेंट में सारी चीज़ें मिलेंगी जो यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिकोड किया गया है, इस पर 3-4 घंटे की मेहनत हुई है, तब दोस्तों चीज़ें आपको इस तरह से मिल रही हैं। तो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम बात करते हैं सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन की, उसके बाद प्रांतीय प्रशासन की, कुछ बातें हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, टेक स्क्रीनशॉट 1 2 3।
हाँ तो दोस्तों चलिए अब हम लोग समझते हैं बिल्कुल कहानी के साथ एक एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे दोस्तों केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन क्या होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जो कि लूसेंट की बुक में लिखा हुआ है। तो ध्यान से दोस्तों अगर आप लूसेंट बुक को पढ़ेंगे तो आपको केंद्रीय प्रशासन के बारे में जानकारी मिलेगी। तो केंद्रीय प्रशासन क्या होता है दोस्तों, समझिए कहानी की तरह। जैसे हमारा भारत है, अब भारत का जो सबसे हेड माना जाएगा उसको बोलेंगे प्रधानमंत्री, यानी कि प्रधानमंत्री से ऊपर तो राष्ट्रपति होते हैं लेकिन हेड अगर देखा जाए तो वो प्रधानमंत्री ही होगा। तो जो केंद्रीय प्रशासन होता था उस समय मौर्य साम्राज्य में, उसके जो हेड होते थे, उसके जो मुखिया होते थे, वो कौन होगा? आप खुद ही जो है दिमाग लगा सकते हैं कि राजा ही होगा। भाई राजा का ही तो सब कुछ है, तो राजा ही क्या करेगा? सारी प्रशासनिक व्यवस्था कौन देखेगा? राजा देखेगा। लेकिन एक राजा की बस की बात नहीं है सारी चीज़ों को देख लेना। राजा क्या करेगा? राजा को अगर पूरे जो है साम्राज्य को देखना है तो उसके लिए ज़रूरत किसकी पड़ेगी दोस्तों? मंत्री परिषद की जरूरत पड़ेगी। और मंत्री परिषद क्या होता है? मंत्री परिषद में बहुत सारी जो है सदस्य होते हैं, मंत्री होते हैं जो कि पूरे देश को चलाते हैं। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों यहाँ पे कि संपूर्ण प्रशासन का प्रमुख कौन होता था? राजा होता था। किंग इज द हेड ऑफ ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि टोटल एडमिनिस्ट्रेशन का जो हेड होगा वो कौन होगा दोस्तों? वो होगा राजा। अच्छा, केंद्र प्रशासन की सहायता हेतु, अब राजा अकेले थोड़ी ना चला पाएगा पूरे जो है पूरे साम्राज्य को, उनकी सहायता के लिए क्या होता था दोस्तों? मंत्री परिषद होता था। बिल्कुल कहानी से रिलेट करके पढ़िएगा, इस तरह से आपको लूसेंट में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मंत्री परिषद होता था। अब मंत्री परिषद में दो तरह के जो है क्या होते थे? आपके मंत्री होते थे और अधिकारी होते थे। दो लोग होते थे मंत्री परिषद में। एक तो जैसे अभी देखेंगे तो एक तो मंत्री लोग होते हैं और अधिकारी लोग भी होते हैं, आईएएस पीसीएस जो बन करके जाते हैं आपको एडवाइस देने के लिए। तो वैसे आपकी भी उस समय भी सिस्टम मतलब था इसी तरह से, ठीक है, मौर्य साम्राज्य में। तो वहाँ के मंत्री परिषद में दोस्तों प्रमुख मंत्री थे और मुख्य अधिकारी थे। प्रमुख मंत्री में दोस्तों तीन लोग प्रमुख माने जाते थे। तीन लोग कौन कौन से? देखिए, एक तो पुरोहित जो पंडित जी थे। पहले के जो राजा होते थे वो क्या करते थे? वो एक विद्वान रखते थे अपने साथ। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के जो पंडित जी थे, गुरु थे, वो कौन थे? चाणक्य थे। चाणक्य की सारी जो है नीति से ही पूरे चंद्रगुप्त मौर्य चलते थे। मतलब जो सबसे हेड माने जाते थे अगर मंत्रियों में से, तो वो कौन थे? वो थे पुरोहित। आपको समझ में आ रहा होगा, पृष्ठ मतलब पुजारी, जो विद्वान होता है, जिसके बारे में सारी चीजें पता होती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो दूसरे नंबर पे थे वो थे युवराज, यानी कि जो राजा होगा उसका कोई ना कोई बेटा होगा तो बेटे को युवराज बोला जाता था। वो भी मंत्री परिषद का ही हिस्सा होता था। उसके बाद दोस्तों क्या होता था? तीसरे नंबर पे सेनापति। सेनापति जो है वो भी क्या होता था? मुख्यमंत्री होता था। एक हेड मतलब होता था किसका? मंत्री परिषद का। यानी कि मंत्री परिषद में तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक तो पुरोहित, दूसरा आपका युवराज, तीसरा सेनापति, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मुख्य अधिकारी भी होते थे। मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था। तो दोस्तों लूसेंट जीके के पेज नंबर 12 पे आप देखेंगे, आपको लिखा होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा है प्रमुख अधिकारी। तो प्रमुख अधिकारी जो हैं दोस्तों, मुख्य अधिकारी, वो यही अधिकारी हैं। टोटल आपको 18 अधिकारी मिलेंगे। ये 18 अधिकारी को याद नहीं करना है आपको, बस एक बार जो है आप इसको देख लीजिए कि किस तरह से ये 18 अधिकारी हैं। हो सकता है मे भी अगर प्रीलिम्स में यूपीएससी के पूछा जाए तो आप जो है कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे। तो बस आपको इतना याद रखना है दोस्तों कि मंत्री परिषद में मंत्री हुआ करते थे और दोस्तों मुख्य अधिकारी हुआ करते थे जिनको तीर्थ कहा जाता था। तो केंद्रीय प्रशासन के बारे में बस इतनी ही जानकारी आपको लेनी है। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम प्रांतीय प्रशासन की तरफ। अब समझिएगा दोस्तों, पूरा इंडिया को चलाने वाला कौन है? प्रधानमंत्री। लेकिन प्रधानमंत्री क्या पूरे इंडिया को अकेले चला सकता है? नहीं। पूरे इंडिया में राज्य भी हैं, जैसे अलग अलग राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आपका जो है राजस्थान, सारे राज्य अलग अलग है। अब सारे राज्य के भी अलग अलग मंत्री होंगे। तो मंत्री परिषद का तो अपना मंत्री परिषद, केंद्रीय प्रशासन का तो अपना मंत्री परिषद था। उसी तरह से दोस्तों आपका जो प्रांतीय प्रशासन है इसके भी मंत्री परिषद होंगे। समझिएगा दोस्तों प्रांतीय प्रशासन क्या होता है। प्रांतीय मतलब समझिए राज्य। राज्य को प्रशासन करने के लिए कौन कौन हो सकते हैं? मुख्य
मुख्यमंत्री होंगे, आपके राज्यपाल होंगे। तो उस समय ऐसा कुछ नहीं था, मुख्यमंत्री नहीं बोला जाता था। उस समय जो भी प्रांत पर जो है अपना उत्तरदायित्व निभाता था, राज्य करता था, उसको क्या बोला जाता था? उसको कुमार बोला जाता था। क्या बोला जाता था दोस्तों? कुमार या फिर आर्यवीर। क्या कहते थे? कुमार या फिर आर्यवीर। और जो उस समय का जो साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य, वो 5 प्रांतों में बटा हुआ था। ये जरूर पूछा जाता है आपसे, 5 प्रांत और उनकी राजधानियां। तो 5 प्रांत कौन कौन से थे दोस्तों? एक था उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। ये आपके जो है अभी पाकिस्तान वाले इलाके में जो है ये पड़ सकता है आपका। दक्षिणापथ था, ये सुवर्णगिरी थी इसकी राजधानी। अवंती राष्ट्र था, ये उज्जैनी थी। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, जब आप पढ़ रहे थे बिंदुसार के बारे में, जब बिंदुसार राजा रहता है मौर्य साम्राज्य का, तो उसी समय जो महान अशोक हैं वो अवंती के राज्यपाल रहते हैं। यानी कि इससे भी पता चलता है कि उस समय जो मौर्य साम्राज्य है वो अलग अलग गुटों में भी बटा हुआ था, जिसको प्रांत कहते थे, और 5 प्रांतों में बटा हुआ था। एक प्राची है, प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र थी। और कलिंग, वही कलिंग दोस्तों जिसको अशोक ने जो है सबको कटवा के जो है अपने में मिलाया था, उसी कलिंग की बात हो रही है। तो कलिंग की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तोसली। तो ये था दोस्तों केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन। आई होप आपको क्लियर हो गया। देखिए चीज़ों को आप रट नहीं सकते हैं, क्योंकि लूसेंट में इतना फैक्ट लिखा है दोस्तों कि लूसेंट को आप रट रट के नहीं पढ़ सकते हैं। अगर इस वीडियो को कहानी के माध्यम से आप एक बार समझ लेंगे तो हो सकता है आप इसका मतलब सारी चीज़ें याद तो नहीं हो जाएंगी, लेकिन एक फ्लो चार्ट आपको कहानी बन जाएगी, चीज़ों को याद करने में आपको आसानी होगी। और नोट्स जरूर बनाते रहिए। और दोस्तों टेलीग्राम पे मैं इसका PDF जरूर जो है सेंड करवाऊंगा, उस पर मेरा वर्क चल रहा है, तो बिल्कुल बाकायदे उस पर रहेगा, सिस्टम से बना रहेगा, लिखा हुआ नहीं रहेगा, वो सिस्टम से इमेज के साथ आपको PDF में प्रोवाइड कराऊंगा। तो टेलीग्राम की लिंक है, आप वहाँ ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों, दो जो है प्रशासन देख लिया हमने। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, और इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो टेक स्क्रीनशॉट 1 2 3। हाँ तो दोस्तों अब फिर बिल्कुल कहानी की तरह आगे की जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है उसको समझने का कोशिश करते हैं। नगर प्रशासन और गुप्तचर व्यवस्था थी, उसको समझिएगा ध्यान से, बहुत जो है मजा आएगा आपको। अभी तक हमने क्या समझा दोस्तों? हमने समझा कि केंद्रीय प्रशासन क्या था और प्रांतीय प्रशासन क्या था। केंद्रीय मतलब आप पूरे भारत को ले सकते हैं, प्रांतीय मतलब एक एक राज्य को आप ले सकते हैं। अब जब बात होगी नगर की, तो नगर में दोस्तों आपके जिला आ जाएंगे। नगर में ही आपकी जो आहार और जो आपका था आहार, जिसको हम जिला बोल रहे थे, वो चीजें आ जाएंगी नगर प्रशासन में। तो किस तरह से प्रशासन होता था उसको जो है समझने की कोशिश करिएगा। देखिए ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? मेगास्थनीज की इंडिका बुक से मिलती है कि नगर में प्रशासन किस तरह से होता था। मैंने आपसे बोला दोस्तों कि इतिहास को किसी ने देखा नहीं है, इतिहास की एक कल्पना कर सकते हैं। इतिहास की जानकारी हमें किसी किताबों से मिलती है, या फिर कोई इतिहासकार आता है तो कोई किताब लिखता है, उसी से हमें जानकारी मिलती है। तो मेगास्थनीज दोस्तों जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में आया था, वो दोस्तों एक पुस्तक लिखता है इंडिका। इंडिका से जानकारी मिलती है दोस्तों, क्या जानकारी मिलती है? कि जो नगर के प्रमुख हुआ करते थे उनको कहा जाता था एस्टिनोमोई। क्या कहा जाता था दोस्तों? एस्टिनोमोई। तो हो सकता है मे भी आपसे क्वेश्चंस बन जाए इससे कि जो नगर के प्रमुख हुआ करते थे मौर्य साम्राज्य में, उसका नाम क्या था दोस्तों? एस्टिनोमोई था। तो आप समझ पा रहे होंगे किस तरह से इसको डील करना है। उसके बाद दोस्तों नगर प्रशासन के लिए 30 सदस्य होते थे, और 30 सदस्य के लिए जो बनी थी दोस्तों 6 प्रकार की कमेटी, यानी कि 6 समितियां बनी थी। आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा दोस्तों कि 6 समितियां आपके लूसेंट की बुक में पेज नंबर 12 या 13 पे दोस्तों दिया हुआ है इन 6 समितियों के बारे में। दोस्तों एक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे। तो एक समिति में अगर दोस्तों 5 सदस्य होंगे तो आपका 6 समिति में टोटल कितने सदस्य हो जाएंगे दोस्तों? 6 पच्चे 30 सदस्य हो जाएंगे। तो आई होप समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि जो नगर प्रशासन था उसको जो है प्रशासन देखने के लिए 30 सदस्य थे, और 6 प्रकार की समितियां बनी थी। प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य थे नगर प्रशासन को देखने के लिए। इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? मेगास्थनीज के इंडिका से। और नगर प्रशासन के जो प्रमुख थे उनको क्या कहा जाता है? एस्टिनोमोई कहा जाता है। तो इतनी जानकारी बस हमें नगर प्रशासन के बारे में लेनी है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे गुप्तचर व्यवस्था की। अब दोस्तों जैसे
उस समय के जो है साम्राज्य में होता क्या था कि फ़ोन वगैरह कुछ होता नहीं था कि आप रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ करोगे। तो क्या करते थे दोस्तों, प्रूफ के लिए या फिर जो है किसी दूसरे राज्य की जानकारी लेना है कि उस राज्य में हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो गुप्तचर बना दिए जाते थे। गुप्तचर दोस्तों किसी भी राज्य की सेना में से ही कोई गुप्तचर बना दिया जाता था। जैसे इस समय रा ऑफिसर्स होते हैं, उसी तरह से गुप्तचर की व्यवस्था भी थी मौर्य साम्राज्य में, ये भी जानकारी मिलती है। तो गुप्तचर को क्या कहा जाता है पहले ये समझिए। तो गुप्तचर को कहते थे गूढ़ पुरुष। क्या कहते थे दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार बना हुआ है कंपटीशन में कि मौर्य साम्राज्य की गुप्तचर को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष कहा जाता था। अब दोस्तों दो तरह के गुप्तचर होते थे मौर्य साम्राज्य में। एक तो कि एक ही स्थान पर रहते थे, वहीं से देखते रहते थे कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। और एक दोस्तों भ्रमणशील थे, यानी कि घूमते रहते थे एक राज्य से दूसरे राज्य में कि इस राज्य में क्या हो रहा है, उस राज्य में क्या हो रहा है, दूसरे राज्य में क्या हो रहा है। तो इनको भ्रमणशील बोलते थे, तो इनको संचार बोला जाता था। तो दो तरह के गूढ़ पुरुष हुआ करते थे, दो तरह के गुप्तचर हुआ करते थे। एक को संचार कहते थे, एक को संस्था कहते थे। तो संस्था वो होता था जो एक ही स्थान पर रहने वाला था, एक ही स्थान पर रहकर गुप्तगू करता था, वहां की सारी जानकारी को लेकर के अपने राजा को भेजता था। और एक दोस्तों भ्रमणशील, यानी कि घूम घूम कर प्रत्येक राज्य के बारे में जानकारी भेजता था। वो दो तरह के आपके गुप्तचर हुआ करते थे। तो आई होप समझ में आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो गुप्तचर के हेड हुआ करते थे उनको क्या कहा जाता है? तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, उनको महामात्य सर्प कहा जाता है। तो ये एकदम बिल्कुल सर्प की तरह थे, ऐसे ट्रिक करके भी याद कर सकते हैं कि जो गुप्तचर के हेड थे उनको महामात्य सर्प कहा जाता है। गुप्तचर दो प्रकार के थे, संस्था और संचार। संस्था एक ही जगह रहने वाले, संचार भ्रमणशील करने वाले। तो आई होप दोस्तों एक एक प्रशासन आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव है, आपका सैन्य प्रशासन क्या था और न्याय प्रशासन क्या था। यानी कि जो शक्तियां थी, सैन्य शक्तियां किस तरह से थी, कैसे सेनापति होते थे, कौन कौन से जो है आपके किस तरह से व्यवस्था थी, उसके बारे में स्टडी करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं सैन्य प्रशासन के बारे में। हाँ तो चलिए दोस्तों अब हम लोग समझ लेते हैं सैन्य प्रशासन और न्याय प्रशासन को लेकर के। ये दो पॉइंट बचा हुआ है, उसके बाद दोस्तों हम लोग वीडियो को अंत करेंगे और उसके बाद जो है अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए सैन्य प्रशासन में आपको क्या ध्यान देना है। देखिए दोस्तों अब भारत में भी बहुत सारी फोर्सेज हैं, आपकी मिलिट्री है, आपका जो है आर्मी है, नेवी है। उसी तरह से दोस्तों वहाँ भी दोस्तों क्या होती थी, प्रशासन होती थी। सैन्य प्रशासन किस तरह से डील किया जाता था समझने की कोशिश करिएगा। युद्ध क्षेत्र से सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी को नायक कहते थे। मतलब एक ऐसा अधिकारी दोस्तों जो कि क्या करता था, जो कि युद्ध का नेतृत्व करता था, उसको हम क्या कहते थे दोस्तों, उसको हम कहते थे नायक। आई होप समझ पा रहे होंगे आप। उसके बाद दोस्तों जस्टिन तथा प्लिनी के अनुसार, ध्यान पूर्वक पढ़ेगा, जस्टिन तथा प्लिनी के अनुसार कुल सैनिक दोस्तों कितने थे, 6 लाख सैनिक थे। उसके बाद दोस्तों घुड़सवार जो थे वो 30,000 थे। हाथी जो थी वो दोस्तों 9,000 टोटल आपकी हाथी थी। और उसके बाद दोस्तों ये देखिए सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी, आपसे पूछा जा सकता है कि मौर्य साम्राज्य में जो सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी हुआ करता था उसको क्या कहते थे, उसको कहते थे सेनापति। तो आई होप दोस्तों ये भी आप क्लियर कर पा रहे होंगे। उसके बाद दोस्तों मेगास्थनीज के अनुसार सेना के देख रेख के लिए 6 प्रकार की समितियां बनाई गई थी। जैसे दोस्तों मेगास्थनीज की इंडिका बुक में मौर्य साम्राज्य में बहुत सारी समितियां बनाई गई हैं प्रशासन को लेकर के। तो जो आपका सैन्य प्रशासन था इसको कंट्रोल करने के लिए 5-5 जो है सदस्यों वाली 6 समितियां बनाई गई थी। जिसमें दोस्तों कितने सदस्य थे टोटल, जिसमें टोटल 30 सदस्य इसमें भी थे, 30 सदस्य थे। हर कमेटी में दोस्तों कितने सदस्य थे, हर कमेटी में 5-5 सदस्य थे। 30 सदस्यों वाली कमेटी बनाई गई थी सैन्य व्यवस्था को देखने के लिए। वो कमेटी आपके सामने आ रही होगी दोस्तों, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा कि पहली समिति, दूसरी समिति, तृतीय समिति, जो भी जितनी भी कमेटियां हैं सब आपके सामने लिखी गई हैं। और लुसेंट की बुक में एक कॉलम बना हुआ है, वहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका सैन्य प्रशासन। इसमें आपको बस ये ध्यान देना है कि कुल सैनिक 6 लाख थे, घुड़सवार जो है 30,000 थे और हाथी दोस्तों वो 9,000 थे। अब दोस्तों बात करते हैं लास्ट प्रशासनिक व्यवस्था की,
जो कि है न्यायिक प्रशासन। यानी कि दोस्तों किसी भी साम्राज्य में यदि आप कोई अपराध कर रहे हो या फिर किसी का आप जो है कुछ जो है किसी को कष्ट पहुंचा रहे हो तो जरूर दंड देने का कुछ न कुछ अधिकार होता है। जैसे अभी हमारी जो है अगर देखा जाए हमारा न्याय प्रशासन अगर भारत का देखा जाए तो वो क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट है, आपका हाई कोर्ट है इलाहाबाद, सुप्रीम कोर्ट जो है दिल्ली, तो इसी तरह से कोर्ट हैं और जज होते हैं। उसी तरह से उसमें भी कुछ जो है होते थे, क्या कौन कौन होते थे समझिएगा दोस्तों। न्याय प्रशासन को देखने के लिए जो सबसे सर्वोच्च न्यायालय जिसको बोला जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, वो खुद कौन था, राजा था। मतलब किसी को न्याय देना है दोस्तों तो सुप्रीम कोर्ट के तौर पर राजा हुआ करता था, यानी कि राजा जो कहता था वही दंड उनको दिया जाता था और बहुत ही कठोर दंड दिया जाता था और बहुत ही बढ़िया से न्याय किया जाता था। ऐसा नहीं है दोस्तों कि जो गलत है उसको गलत न कहा जाए, मतलब जो गलत होता था उनको गलत कहा जाता था और गलत तरीके से उनको अच्छे तरीके से दंड भी दिया जाता था। तो बहुत ही स्ट्रिक्ट जो है क्या था, जस्टिस था उस समय। एक ध्यान रखेंगे दोस्तों कि जनपद न्यायालय यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुआ करता था उनको हम क्या कहते थे, उनको हम कहते थे राजुक। तो इसमें इंपॉर्टेंट दोस्तों बस यही है कि राजुक किसे कहते थे। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि राजुक जो नाम है वो किससे परिभाषित है, तो जनपद न्यायालय ऑफ मौर्यन एम्पायर, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर। जो मौर्य साम्राज्य था उनके जनपद न्यायालय के जो भी हेड हुआ करते थे उनको राजुक कहा जाता था और सर्वोच्च न्यायालय के हेड को राजा जो है कहा जाता था और बहुत ही कठोर जो है न्याय दिया जाता था और दंड के साथ दिया जाता था। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। आज की वीडियो में हमने पूरे प्रशासन के बारे में बात किया, जितने भी प्रशासनिक व्यवस्था है दोस्तों, आपका केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, उसके बाद गुप्तचर व्यवस्था दोस्तों, सैन्य प्रशासन, न्याय प्रशासन कि किस तरह से जो है सारी जानकारी जो भी था हमने जो भी लूसेंट में लिखा हुआ है वो सारी जानकारी मैंने आपको दी। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करिए और लाइक दीजिए और भी दोस्तों के साथ शेयर करिए जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि लूसेंट जो बुक है दोस्तों वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर लूसेंट आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप यूपीएससी के प्री तक को आप क्लियर कर सकते हैं। यूपीएससी का प्री दोस्तों पूरे लूसेंट बुक पर ही आधारित होता है, उससे बाहर नहीं पूछा जाता है। अगर मेंस आपको लिखना है तो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन तो मेंस के भी बन जाते हैं। जैसे आपसे अगर पूछ दिया गया कि मौर्य साम्राज्य की सैन्य जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर टिप्पणी लिखिए, या फिर कुछ ऐसे बन गया क्वेश्चन कि मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर को वर्णन कीजिए, तो इस तरह से आप यहाँ से भी क्वेश्चंस बना सकते हैं मेंस के। लेकिन लूसेंट की किताब पूरी फैक्ट से भरी हुई है, तो मैंने बस कोशिश किया है दोस्तों फैक्ट को आसान बनाऊं, फैक्ट को कहानी के रूप में बनाऊं ताकि आपको अच्छे से जो है याद हो जाए सारी चीज़ें। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो अपना कमेंट दे करके फीडबैक जरूर दें कि इस तरह से वीडियो बनाना या इस तरह से पढ़ाई करना आपको सही है कि नहीं सही है। उसी तरह से आप कमेंट करेंगे तो हमें एक प्रकार का मोटिवेशन मिलेगा और भी वीडियो मैं अपलोड कर सकूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 42 के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ध्यान से पढ़िए दोस्तों, इस बार सिलेक्शन तो लेना ही लेना है। जय हिंद, जय भारत।